कुछ लोग वर्दी पहनते हैं देश की सेवा करने के लिए, तो कुछ लोग वर्दी पहनते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपना रोब गालिब करने के लिए। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में कुछ ऐसे ही होता है। एक व्यक्ति ने वर्दी जरूर पहनी थी, लेकिन रोब गालिब करने के लिए, नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए और बहुत ज्यादा प्रमोशन कमाने के लिए, लेकिन वो इस कमाने की होड़ में कुछ इस कदर अंधा हो चुका था, उसने एक दो नहीं कई लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी और कई लोगों को हमेशा हमेशा के लिए तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश की राजधानी पटना की। दरअसल 3 या 4 दोस्त होते हैं। 4 दोस्तों में से 2 की सरकारी नौकरी लग जाती है और वो इन पलों को जीना चाहते थे। सरकारी नौकरी पटना से दूर थी। वो कहते हैं कि जाने से पहले इन पलों को एंजॉय करते हैं, कुछ मौज मस्ती करते हैं। तो जो प्रशांत सिंह एक लड़का है इनमें दोस्त, वो अपनी बाइक उठाता है, अपने पापा से परमिशन लेता है, पापा मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिता लूं। तो उसके पापा कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बाइक खड़ी है, तुम ले जाओ। बाइक से सीधा अपने दोस्त हिमांशु यादव को लेता है और हिमांशु यादव को लेने के बाद जो तीसरा दोस्त होता है विकास रंजन, उसको लेता है और वो कहते हैं कि चलो राजीव नगर थोड़ा दूर है, अपने दोस्त उसको भी बुला लेते हैं, बैठ के कुछ खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे और जो ये पल हैं इन्हें बिताएंगे और खूब सारी बातें करेंगे। कुछ ऐसी ही प्लानिंग थी, कुछ ऐसे ही सोचा था उन लोगों ने और बाइक लेकर वो मौज मस्ती करते हुए सीधे पहुंच जाते हैं पटना के आशियाना नगर का एक सम्मेलन मार्केट है। वहां उनकी नजर पहुंचती है एक एसटीडी बूथ पर, क्योंकि राजीव नगर यहाँ से थोड़ा दूर है तो कहते हैं कि उसको लेना आसान नहीं होगा, वो उधर से खुद आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ से जो एक एसटीडी बूथ है वहां फोन करते हैं और एसटीडी बूथ के अंदर घुस जाते हैं। उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी, पहले मजाक करेंगे, आवाज बदल बदल के बात करेंगे, उसको डराने की कोशिश करेंगे और जैसे ही कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, 2-3 बार ट्राई करते हैं लेकिन फोन नहीं लगता। जब फोन नहीं लगता उस एसटीडी बूथ से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, अगर वो दोस्त नहीं मिला तो ठीक है, हम तीनों ही चलते हैं, तीनों ही घूमते हैं, तीनों ही मस्ती करते हैं। और जैसे ही मस्ती करने की बात थी, वहां से निकल ही रहे थे कि जो एसटीडी बूथ का मालिक होता है, जिसका नाम है कमलेश कुमार गुप्ता उर्फ गौतम, उनमें से तीनों लड़कों को आवाज देता है, सुनो इधर आओ। वो तीनों दोस्त पहुंच जाते हैं, मुस्कुराते कहते हैं जी अंकल जी, क्या बात है, क्या परेशानी है। कहते हैं कि जो तुमने कॉल की है उसके पैसे दे दो। कहते हैं अंकल हमने कोई कॉल ही नहीं की है, आप बेकार की बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप देख लीजिए। तभी वो अंकल बिल निकालता है और बिल निकाल के उनके हाथ में थमा देता है 2 रुपए का। कहता है कि तुमने एक कॉल की है और एक कॉल 2 रुपए की लगती है, इसलिए 2 रुपए दो और चलते बनो। जब बात यहां से चलते बने वाली बात आती है तो इन लड़कों से की इस एसटीडी बूथ के मालिक से यानी कि कमलेश कुमार गुप्ता से कहासुनी हो जाती है। कहासुनी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। कमलेश कुमार गुप्ता गुस्से में आता है और प्रशांत को एक जोर का थप्पड़ मार देता है। बस ये थप्पड़ मारना था कि हिमांशु यादव और विकास रंजन को इतना गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद वो सीधा उससे चिपट जाते हैं, यानी कि ये कमलेश कुमार गुप्ता के साथ मारपीट करने लगते हैं। अब दोनों पक्षों में मारपीट जब होती है तो कमलेश कुमार गुप्ता उर्फ गौतम ये उनके सामने हल्का पड़ जाता है, क्योंकि वो 3 थे, ये अकेला था। और इस बीच में कमलेश कुमार गुप्ता शोर मचाने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, कहता है बचाओ, मेरे साथ ये लड़के मारपीट कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी बनाने की कोशिश करता है। आसपास के जो दुकानदार होते हैं उन दुकानदारों में राजू रंजन, सोनी रजक, कुमोद कुमार, राकेश कुमार मिश्रा और अनिल, ये भी दौड़ते हुए आते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि हमारे ही पड़ोसी दुकानदार के साथ कोई मारपीट कर रहा है तो अपनी अपनी दुकानों में रखे हुए डंडे या और कुछ ऐसी मारपीट करने के जो उनके पास हथियार थे, सामान थे, वो लेकर आ जाते हैं। और ये 6-7 लोग मिलकर तीनों दोस्तों पर, प्रशांत, हिमांशु, विकास पर बुरी तरह से टूटने लगते हैं और उनको जब बहुत ज्यादा मारने लगते हैं तब ये लड़के चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, अंकल हमें मत मारो, हमसे गलती हो गई, हम आपके पैर पड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन इन 7 दुकानदारों पर जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और इस चीख पुकार को, इस दृश्य को अब जो आसपास के दुकानदार हैं, राह चलते लोग हैं, वो अपनी आंखों से देख रहे थे। ये वाकया है 28 दिसंबर 2002 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास का। ये हंगामा हो रहा है, चीख पुकार मच रही है, तीनों लड़कियों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा था। शायद ही शरीर का कोई ऐसा हिस्सा बचा होगा जहां पर उनके थप्पड़, लात, घूंसे, चप्पल, डंडे ये ना पड़ रहे हों और वो लड़कों के शरीर से खून ना निकल रहा हो। जगह जगह से ब्लड निकल रहा, तो उनके शरीर से खून निकलने की वजह से शरीर जो कपड़े थे वो भी गीले हो चुके थे, उनका भी कलर बदल चुका था। इसी बीच में कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन को फोन करता है और पुलिस स्टेशन यानी कि शास्त्री नगर में फोन जब किया जाता है तो एसएचओ फोन उठाते हैं, एसएचओ शमशे आलम। शमशे आलम कहते हैं कि क्या बात है, क्या हुआ है, जल्दी बताइए। तो कहते हैं कि आशियाना नगर में एक सम्मेलन मार्केट है जो भी हाल ही में बनी है, वहां पर एसटीडी बूथ के निकट बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। कई लोग मिलकर
2-3 लड़के हैं उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, आप जल्दी से मौके पर आ जाइए। सूचना कुछ गलत रूप में दी गई थी और सूचना देने वाला कोई और नहीं था बल्कि कमलेश कुमार गुप्ता था। उसने सूचना दी थी कि मेरी दुकान पर लूटपाट हो रही है, डकैती डाली जा रही है। यहाँ से एसएचओ शमशेर आलम और कांस्टेबल अरुण कुमार सिंह वो जल्दी से बुलेट मोटरसाइकिल उठाते हैं और वहां से दौड़ने लगते हैं और सीधा पहुंचते हैं सम्मेलन मार्केट में, जहां पर वो तीनों लड़के घायल अवस्था में थे, खून से लथपथ थे, शरीर में कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर चोट नहीं लगी थी। शमशेर आलम ने उन लड़कों से कुछ पूछने की जरूरत भी महसूस नहीं की कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या है। वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालता है और तीनों लड़कों में एक के बाद एक गोली चला रहा था। उसकी जो सर्विस रिवॉल्वर थी उसमें गोलियां खत्म हो जाती हैं और खत्म होने के बाद लगभग 7-8 गोली वो चला चुका था। गोली भरी, उसके बाद फिर उसने गोली चलाई। जब 7-8 गोली चल जाती हैं और उनकी मौके पर ही, घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। जब वो गोली मार रहा था, सब इंस्पेक्टर दरोगा यानी थानेदार शास्त्री नगर का एसएचओ जब गोली मार रहा था, तो उनमें से विकास रंजन और हिमांशु यादव बार बार पैर पकड़कर हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। साहब, हम ना चोर हैं, ना हम लुटेरे हैं, ना हम डकैत हैं, हम तो कभी 2-3 दिन पहले ही आपसे मिले थे। लेकिन उस दरोगा ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें अपनी गोली से छल्ली करते हुए मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वो जो शमशेर आलम है दरोगा, वो अपने कांस्टेबल से कहता है जल्दी से वायरलेस कर दो, और वायरलेस जब करने से पहले वो पूरा डायरेक्शन देता है, बताता है कि बोलना क्या है। तब अरुण कुमार सिंह वही तोते की तरह सुनता है, तोते की तरह रट लेता है और उसी बात को उसी वायरलेस पर जब बोलता है तो वाकई सुनकर घृणा होती है, शर्म आती है। वो कहता है कि ये पटना का आशिया नगर सम्मेलन मार्केट है, यहाँ पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो चुकी है और एक अशोक नटवा गैंग है, उसके सक्रिय सदस्य हैं जो लगातार पुलिस पर गोली चला रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, इनके पास आधुनिक हथियार हैं और जल्दी से बैकअप भेज दीजिए। यदि बैकअप जल्दी से नहीं भेजा तो ये लोग न जाने कितने लोगों को मार डालेंगे। जबकि शमशेर आलम दरोगा उनका एनकाउंटर पहले ही कर चुका था, उन्हें बेवजह पहले ही मार चुका था। और जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस दौड़ती हुई, सायरन बजाती हुई घटनास्थल पर पहुंचती है तो वहां 3 लड़कों की मौत हो चुकी थी, मर चुके थे, उनका कत्ल हो चुका था। और कुछ ही देर के बाद, आधे घंटे में ही वहां प्रेस वाले भी आ जाते हैं और प्रेस वाले आते हैं तो बड़े ही सीना तानते हुए, रोब गालिब करते हुए जो दरोगा होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, वो कहता है कि मैंने अशोक नटवा गैंग के बदमाशों को मार गिराया है और ये लोग लूटपाट करने के लिए सम्मेलन मार्केट में आए थे। ये सारे दुकानदार हैं, चाहो तो इनसे बात कर लीजिए। पत्रकार उनसे बात करते हैं, कहानी दूसरी बदल चुकी थी। वो लड़के घर से निकले थे एंजॉय करने के लिए, इन पलों को बिताने के लिए, क्योंकि इसमें जो प्रशांत सिंह होता है उसकी मर्चेंट नेवी में नौकरी लग जाती है, सरकारी नौकरी। हिमांशु यादव होता है, उसके पिता की मौत हो जाती है, उनकी जगह, क्योंकि वो सरकारी नौकर होते हैं, उनकी जगह हिमांशु यादव की सरकारी नौकरी लग जाती है। और इसमें विकास रंजन जो होता है वो बेहद ब्रिलियंट लड़का है जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। और राजीव रंजन जो राजीव नगर का जो उनका चौथा फ्रेंड होता है वो भी तैयारी कर रहा था, लेकिन वो इत्तेफाक से मौके पर नहीं आया। अगर ये फोन मिल गया होता तो या तो ये घटना ही नहीं होती, यदि वो फोन मिल गया होता और ये लड़का भी चौथा भी रहता तो शायद वो भी हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाता। जब ये सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाया जाता है और वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने वाला कोई और नहीं था, शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन का एसएचओ शमशेर आलम ही था, जो कि प्रशांत सिंह को एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है कि ये नौकरी के लिए योग्य हैं। अभी 2-4-5 दिन पहले ही तो उसने सर्टिफिकेट दिया था और उसने जानने की कोशिश भी नहीं की, उसने पहचानने की कोशिश भी नहीं की उसने किसकी हत्या की है, किसको मार डाला है। अखबार में खबर तो छप जाती है कि पुलिस ने बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया, लेकिन जब इनकी बैकग्राउंड की प्रकृति के पता चलता है कि तीनों छात्र थे, तीनों इनोसेंट हैं, तीनों ही बेहद ईमानदार, बहुत ही अच्छे लड़के हैं। आसपास के लोगों को जब गुस्सा आता है, परिवार के लोगों को गुस्सा आता है, फिर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। धरना प्रदर्शन में शायद इस शहर का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं था। लोग तोड़फोड़ मचाने लगते हैं, पूरे पटना में हाहाकार की स्थिति पैदा हो जाती है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब लगातार ऐसे ही हंगामा चल रहा था तो उन दोनों लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, राबड़ी देवी की सरकार थी, ये दोनों एक फैसला लेते हैं कि हम बिहार प्रदेश की जो पुलिस है इससे इस मामले की जांच नहीं कराते, बल्कि ये जांच कराई जाएगी सीआईडी से। लेकिन जनता को, लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं था, सीआईडी में भी तो पुलिस के लोग थे। उन्होंने कहा कि हम बिहार प्रदेश की पुलिस से इस मामले की जांच ही नहीं कराएंगे। और ये मामला फिर बिहार से पार होता है, उसकी सीमा को पार करता हुआ सीधे दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली की सरकार एक फैसला लेती है, तय करती है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। और सीबीआई को जिम्मेदारी मिलती है 18 अप्रैल 2003 को सीबीआई अपने हिसाब से एफआईआर दर्ज कराती है और इस मामले की जांच करती है। यानी कि मामला जो हुआ था 28 दिसंबर में हुआ था 2002 में, और सीबीआई को जांच मिलती है 18 फरवरी 2003 को, और सीबीआई इस मामले की जांच करती रहती है।
जांच की जो गति थी वाकई शर्मनाक थी, जिसे देखकर सुनकर भी शर्म आने लगती है। जांच 12 साल में पूरी होती है और 12 साल में पूरी होने के बाद कोर्ट की तरफ से फिर फैसला आता है 5 जून 2014 को। तो कोर्ट इन्हें दोषी मानता है और दोषी मानते हुए इस फैसले को सुरक्षित रख लेता है और कहता है कि आने वाली 24 जून 2014 को इस मामले की अदालत, इस जो फैसला आया है उसकी सुनवाई की जाएगी। और फैसले में जो होता है वो वाकई ऐतिहासिक फैसला था। उस फैसले के बाद लगता है कि लोगों का कानून के प्रति, सीबीआई के प्रति विश्वास जम जाता है। लोगों को लगता है कि अभी कानून जिंदा है और कानून के भरोसे ही रहना चाहिए। माँ बाप, परिवार वाले जो थे इन बच्चों के, इन तीनों लड़कों के, इन तीनों छात्रों के, वो भी बेहद खुश हो जाते हैं जो फैसला आता है। फैसले में दरअसल जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो शमशेर आलम यानी कि एसएचओ शास्त्री नगर को फांसी की सजा सुनाते हैं कि इस व्यक्ति को फांसी के फंदे पर तब तक लटका कर रखा जाए जब तक कि इस व्यक्ति के प्राण ना निकल जाए, क्योंकि इस व्यक्ति ने 3 बेकसूर छात्रों को मारा था, देश के भविष्य को मारा था, जिनकी दिन में से 2 की सरकारी नौकरी लग चुकी थी। तीसरा भी लड़का ब्रिलियंट था जो कि सरकारी नौकरी हासिल कर सकता था, देश के लिए कुछ कर सकता था। इसलिए इस दरोगा को जीने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, इसको फांसी दी जाती है। इसके बाद नंबर आता है कांस्टेबल अरुण कुमार सिंह का और दुकानदार कमलेश कुमार गुप्ता उर्फ गौतम, जो कि एसटीडी बूथ का मालिक था, जो पड़ोसी दुकानदार थे जिन्होंने मारपीट की थी। राजू रंजन, सोनी रजक, कुमोद कुमार, राकेश कुमार मिश्रा, अनिल, इन 7 लोगों को भी दोषी माना जाता है, लेकिन उतना नहीं जितना दरोगा दोषी था। इन 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ ही लिखा जाता है, नोट लिखा जाता है कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक सलाखों के पीछे रहेंगे, सलाखों से इन्हें बाहर ना रखा जाए। ये समाज में रहने का इन व्यक्तियों को कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। और जब ये फैसला आता है तो वाकई पूरे देश में आवाज गूंज जाती है कि दरोगा हो या फिर कोई बड़े से बड़ा पुलिस वाला हो, जो गलत करेगा वो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। घर वाले इस फैसले से खुश थे, इस्तकबाल कर रहे थे कोर्ट के निचली अदालत का, लेकिन ये खुशी उनकी ज्यादा दिन टिक नहीं पाती है। और कुछ ऐसा होता है, यानी कि अगले ही साल सन 2015 में मामला हाई कोर्ट चला जाता है और हाई कोर्ट जो फैसला देता है उसको सुनकर वाकई आंखें नम हो जाती हैं, लोग रोने लगते हैं। दरअसल 2015 में जब हाई कोर्ट फैसला देता है वो कहता है कि हमारे पास सबूत नहीं है, सबूतों के अभाव में हम इन सबको बरी करते हैं, छोड़ते हैं। सीबीआई 12 साल से जांच कर रही थी, 12 साल की जांच में भी वो इतने सबूत नहीं जुटा पाई कि इस दरोगा को फांसी के फंदे पर लटका सकती थी। मामला जब कुछ ऐसे ही आता है तो वाकई तकलीफ होती है। मगर हाई कोर्ट एक और फैसला देता है, कहता है कि जो मरने वाले हैं वो निर्दोष थे, उनको गलत मारा गया है। लेकिन हैरान करने की वाली बात यह है कि वो निर्दोष थे, मारने वाले का पता था, सब कुछ था, फिर भी सबूत की बात कर रहे थे और उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। साथ ही कोर्ट कहता है कि मरने वालों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वो अगर काम करते तो शायद अपने परिवार का हाथ बढ़ाते। दोस्तों, वाकई इस घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था और पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिए थे कि कुछ लोग अपने आप को प्रमोशन पाने के लिए, रौब गालिब करने के लिए, अपने कांधे पर एक स्टार बढ़ाने के लिए इस हद तक बिगड़ सकते हैं। शमशेर आलम ने कुछ ऐसा ही किया था। शमशेर आलम की तो जिंदगी खराब हुई क्योंकि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। बाकी 7 लोग होते हैं, इनकी भी जिंदगी खराब हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जिंदगी खराब होती है उन 3 छात्रों की, जिसमें हिमांशु, प्रशांत, विकास, जिनका कोई दोष नहीं था। और इनसे ज्यादा जिंदगी खराब होती है उनके बूढ़े माँ बाप की, जिन्होंने बहुत सारे सपने देखे हुए थे अपने बच्चों को लेकर, लेकिन उनकी जिंदगी भी अब पूरी जिंदगी शायद ऐसे ही कटती रहेगी, ऐसे ही कटती है, चली जाएगी। ये घटना सन 2002 की है, लगभग 20 साल इस घटना को हो चुके हैं। वाकई ये बहुत ही भयानक, बहुत ही मार्मिक घटना है। इसको सुनने के बाद बहुत ही तकलीफ होती है कि क्या कोई व्यक्ति इस हद तक बिगड़ सकता है जो अपने प्रमोशन पाने के लिए ऐसा कुछ कर सकता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। वर्दी पहननी है तो देश की रक्षा के लिए पहने और लोगों की मदद करने के लिए पहने, अपनी मदद करने के लिए ना पहने, अपना प्रमोशन करने के लिए ना पहने। शमशेर आलम की तरह तो बिल्कुल भी ना बनने की कोशिश करें। वर्दी जरूर पहनिए, लेकिन ईमानदारी के साथ रहिए, ईमानदारी के साथ जिए। जाते जाते कुछ जो लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें महेंद्र यादव हैं, इनका जन्मदिन था, और शताक्षी गुप्ता हैं लखनऊ से, इनका भी जन्मदिन था। सुधीर कुमार के भतीजे हैं, इनका भी जन्मदिन है। रॉकी कुमार हैं, और सूरज सिंगर हैं, बबलू राठी हैं, डीए कुरैशी हैं, संतराम मांगेश्वर हैं और निशु पांडे। आज इन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही यूट्यूब पर जो नाम लेने की अपील करने वाले लोग हैं, सूरज कुमार हैं, धर्मवीर देहरा हैं, होशियार सिंह हैं, सुमित चंद्रा हैं, तौफीक हैं, संतोष दोलारे हैं, शिरीष कुशवाहा हैं, संजय कटारिया हैं, अरशद खान हैं, आतिफ खान हैं, आमिर हैं, कल्याण यादव हैं, पवन कुमार हैं, एसके चाला हैं, आफ्ताब नगमा हैं, और मोहम्मद महराज, भूपेंद्र सिंह। साथ ही यूट्यूब फेसबुक पर नाम लेने की अपील करने वालों में मुकेश पटेल हैं, साहिल आलम, राहुल खटीक, ओम प्रकाश सरदार, खलील सैफी, मुकाम चरण मटोरा, रवि यादव, चौधरी शैलू यादव, रंजीत गोला, रामकुमार, रितेश चौरसिया, गुलफाम जमाली, मंगलेश सागर, पवन कुमार, नेत्रपाल सागर, जावेद इकबाल, मोहम्मद हुसैन, परमहंस सिंह,
सचिन सिंह। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।